गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक का नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या मिस रिप्रेजेंटेशन की कहानी आज की क्लास में चलेंगे और पूरी क्लास लगा देंगे इसकी डेफिनेशन को समझने में। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे तीन एसेंशियल एलिमेंट है मिस रिप्रेजेंटेशन में। पहला ये रहा, पहला एसेंशियल एलिमेंट ये रहा, जिसके अंदर हमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के बारे में जानना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट ये है, जिसके अंदर हमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डालना है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। दिस इज ब्रीच नॉट बंच। ब्रीच ऑफ ड्यूटी के बारे में जानना है। एंड तीसरा आपके पास ये रहा, जिसके अंदर हमें जो वर्ड है सब्जेक्ट मैटर के बारे में समझना है। एक एग्जांपल इसके लिए, एक एग्जांपल इसके लिए, एक एग्जांपल इसके लिए। तो ये जब एग्जांपल इसके लिए लूंगा तो ये लाइन समझ में आ जाएगी। ये एग्जांपल इसके लिए लूंगा तो ये लाइन समझ में आ जाएगी। ये इसके लिए लूंगा तो ये लाइन समझ में आ जाएगी। उससे पहले हम समझते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है। देखिए, सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जबकि सेक्शन 16 था अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो 17 सेक्शन है फ्रॉड का। फ्रॉड मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले मिस रिप्रेजेंटेशन पर बताना जरूरी होता है, फ्रॉड बाद में बताया जाता है। पहले बताना मिस रिप्रेजेंटेशन ज्यादा जरूरी है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे आज की क्लास के अंदर। मैंने इसके लिए जगह भी छोड़ी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के लिए जो एग्जांपल छोड़ना है वो दे देगा डिटेल में। ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए जो एग्जांपल छोड़ना है वो रहा, और सब्जेक्ट मैटर के लिए एग्जांपल जो मैं बताने वाला हूँ वो यहाँ पर आप पुट करेंगे। इसके बाद फिर इफेक्ट देना है और खत्म हो जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक। बट पूरी क्लास लग जानी है, मुझे पता है, क्योंकि एग्जाम्पल समझाते समझाते मुझे पूरी क्लास लग जानी है। इसके बाद आएगा फ्रॉड सेक्शन 17। तो समझ में आ रहा है, कोरिशियन का सेक्शन 15 था, अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन 16 था, फ्रॉड का 17 है, और 18 मिस रिप्रेजेंटेशन है, 19 इफेक्ट का है, 20, 21, 22 आते हैं मिस्टेक के अंदर, और 19 ए बी इफेक्ट का है जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का है। तो पहले 18 करेंगे देन 17 पे चलेंगे, 18 समझना जरूरी है। अब मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन सेक्शन 18 में लिखी गई है। ठीक है, हाँ जी। एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को मेरी तरफ से वंस अगेन। आइए दो, देखिए, आप कहीं रास्ते से आ रहे थे, आपको एक पर्सन मिला, मान लो ये आप बहुत चालाक हो, चालाक बच्चे या चालाक बड़े बच्चे। ठीक है, तो आप किसी रास्ते से आ रहे थे, इतने में आपको एक पर्सन मिला। एक पर्सन आपकी तरफ देख रहा है, आपके पास आता है, आपसे कहता है यार एक्सक्यूज मी। आपने कहा हाँ जी बताइए। कह रहे यार मुझे इस जगह का रास्ता बता दो, ये रास्ता मुझे नहीं पता चल रहा, अगर आपको पता है तो आप बता दो। अब आपने कहा हाँ, हमें तो पता है, मुझे तो पता है, मैं बताता हूँ आपको रास्ता। तो आपने रास्ता बताना चालू करो, आप मजे ले रहे हो उससे, आपका इंटेंशन है मजे लेने का। आप कह रहे हो इसको तो ऐसा रास्ता बताऊंगा ना, इसके मुंह से गाली निकली मेरे लिए और मैं निकल जाऊंगा। तो आपने ऐसा रास्ता बताना है उसको, आप मजे ले रहे हो उस पर्सन से। तो आपने कहा भाई देख ऐसा है, तो यहाँ खड़ा है,
सबसे पहले तू 5 किलोमीटर आगे जाइयो, पैदल पैदल जा, पैदल पैदल मत जा यार। हाँ वो 5 किलोमीटर, पर 1 किलोमीटर बताकर कहता है कि 1 किलोमीटर आगे जाइयो, देखो एक काला गेट नजर आएगा, उस गेट से राइट की तरफ मुड़ जाइयो, ठीक है। फिर वहां पर देखो एक लाल गेट नजर आएगा, वो भी 1 किलोमीटर है। अब उस लाल गेट जैसी दिखेगा तो उस गेट से सीधा नहीं जाना, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना है, करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर वहां पर एक ग्रीन कलर ब्लू कलर का गेट दिखाई देगा और उससे राइट हो जाना है और आपकी डेस्टिनेशन आपके सामने, आपकी डेस्टिनेशन आपके सामने और आपको जहां जाना है वहां आप पहुंच जाओगे। तो ये चित्र मेरे माइंड में बन चुका था और मैंने कहा इसको वहीं लाके खड़ा कर देंगे जहां हम जाना चाहते हैं, मतलब जहां मैं इसको भेजना चाहता हूं उसको वहीं लाके, जहां ये खड़ा है उसको वहीं लाके खड़ा कर देंगे। ये मुझे कहता है धन्यवाद, धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया आपका। इतने टाइम से मैं बहुतों से पूछ रहा हूँ कि रास्ता पता है, रास्ता पता है, सब मना कर रहे हैं, सिर्फ एक आप ही हो जिसने मुझे रास्ता बताया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ये तो मेरा कर्तव्य था एज अ पर्सन, मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। तो मैंने भी उससे ये कहा कि यार मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा यार धन्यवाद भैया, यार आप नहीं होते तो मैं पता नहीं कहाँ खो जाता। तो मैंने उसको रास्ता बताया, मैं निकल लिया, साथ में हमारा दोस्त चल रहा था। कह रहा यार भाई तूने उसको रास्ता गलत क्यों बताया, जबकि वो तेरी इतनी बड़ाई करते हुए जा रहा था। मैंने कहा हमने कहा भाई मजे ले रहे हैं हम, क्या करेंगे, कुछ हुआ है नहीं, कुछ करने को है ही नहीं जिंदगी में, क्या करें, मजे ले लेते। कह रहा ये तो गलत हो गया यार, तूने तो एकदम धोखा दिया उसको। कह रहा कोई बात नहीं, धोखा तो दुनिया दे रही है आजकल, घर घर में धोखे हो रहे हैं, हमें तो बाहर कर दिया, घर में तो नहीं देते ना, हम तो बात कर दिया। कह रहा ये तो गलत बात है। वो बेचारा पहले 1 किलोमीटर यहाँ गया, काला गेट दिखा, कह रहा हाँ यार ये तो सही कह रहा है, मुझे तो काला गेट दिख रहा है। कह रहा फिर राइट मुड़ जाओ। हाँ इसके बाद मुझे लाल गेट भी दिखा, अरे वाह यार ये तो वो सही बंदा आया। फिर लेफ्ट मुड़ जाओ, कह रहा यार मुझे ब्लू गेट भी दिखा, यार ये तो भाई साहब इसने सही सही कह दी। और जब वो वापसी काले गेट पर आया तो उसने गाली बकना चालू कर दी मेरे को, मतलब हमको, जिसने उसको बताया, मतलब ये इसको जिसने चल्लाक बच्चे ने उसको बताया कि यार ये क्या हो गया। अब अगर मैं इसको कहूं तो यहां पर क्या था, इसका इंटेंशन था, इंटेंशन था धोखा देना, गलत रास्ता बताना, इसका इंटेंशन था, है ना, जानबूझकर ये करना चाहता था, जानबूझकर इसका इंटेंशन था गलत रास्ता बताना। तो इंटेंशन था गलत रास्ता बताना, जानबूझकर इसने करा, इसको बोलते हैं इंटेंशन। धोखा देना मतलब गलत रास्ता बताया, ठीक है जी। यहाँ पे मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि यार तूने गलत बता दिया, तूने अच्छा नहीं करा। उसने मुझे काफी कुछ बोल दिया, उसने हमें काफी कुछ बोल दिया, कहा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो बेचारा इतना परेशान है, तूने एक 5 किलोमीटर का रास्ता 1 किलोमीटर चलता जाएगा, जब तक लाल गेट नहीं मिला तो पागल हो जाएगा। फिर यहाँ पर पता नहीं 1 किलोमीटर बोला, पता नहीं कितना ही दूर होगा वो, एटलीस्ट वो बस पकड़कर या गाड़ी पकड़ के ऑटो पकड़ के चला तो जाता, वो थकेगा अलग, और जबकि घूम घाम कर वापसी अपनी जगह पे आ जाएगा, वो गलत हुआ। तो हमने भी कहा यार सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। हमने भी उस दिन ठान लिया कि यार चलो मजाक एक अच्छी बात होती है, पर ये ज्यादा मजाक हो गया, गलत मजाक हो गया। मतलब एक इंटेंशन हमारी क्या था, इसको धोखा देना था, गलत रास्ता बताना था हमारी इंटेंशन। हम फिर कहीं एक दिन अकेले जा रहे थे, और हमसे फिर एक पर्सन आया हमारे पास, कहता भाई रास्ता बताओ। कह रहा भाई साहब ये रास्ता बताना। मैंने कहा दिखाओ। मैंने कहा ये तो पता है मुझे। अब मेरे माइंड में आया मजे लूं या बता दूं सही। तो कह रहा यार एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट का रास्ता पूछ रहा था वो मेरे से। मैंने कहा ये रेस्टोरेंट तो मुझे पता है भाई साहब, ये कहाँ जाना है आपको, ये रेस्टोरेंट के पास जाना है, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो यहां से जाना सीधा, आपको एक काला गेट नजर आएगा। कह रहा ठीक है। कह रहा फिर वहां से आप राइट हो जाना। फिर आपको एक लाल गेट नजर आएगा। कह रहा हाँ ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा बस, कह रहा जहां लाल गेट हो ना, लाल गेट
उसके अपोजिट में देखना आपका रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहां आपको जाना है। मैंने कहा नहीं यार इस बार मजा नहीं करता, काला गेट लाल गेट नहीं खेलते। मैंने कहा जहां आपका लाल गेट दिख जाएगा उसके अपोजिट साइड में आपका रेस्टोरेंट है, वहां मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा एक दोस्त था, वो चुप था। अब मेरा इंटेंशन ये नहीं था उसको धोखा देना, मेरा इंटेंशन उसको सही रास्ता बताना था। रेस्टोरेंट एक्चुअल में उसका लाल गेट के सामने ही था, जो लाल गेट था उसके सामने ही रेस्टोरेंट था एक्चुअल में। अब मेरा इंटेंशन क्या था, धोखा देना था नहीं, नॉट इंटेंशन टू, धोखा देना कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में बाद में बताऊंगा। धोखा देना इंटेंशन नहीं था। इस बार मेरा धोखा देना कोई इंटेंशन नहीं था। मुझे बहुत पश्चाताप हुआ, पिछली बार मैंने मजे ले लिए, एक तरीके से धोखा हुआ कि यार मैं दूसरों को गलत रास्ता बता रहा हूँ जानबूझकर। इस बार मैंने सही रास्ता बताया। मैंने कहा यहाँ से सीधा जाना, काला गेट दिखेगा उससे राइट हो जाना, लाल गेट दिखेगा, लाल गेट के सामने ही आपका रेस्टोरेंट। आपने कहा भैया धन्यवाद, आपने बताया, वैसे कोई बता नहीं रहा था, आपने बता दिया, आपने मतलब बहुत मदद कर दी मेरी। मैंने कहा धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम। मैंने उसको वेलकम करा। अब वो चले गया अपना। मैंने उससे पूछा भाई अब तो ठीक है रास्ता, मैंने ठीक बताया। अपने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा अब तो ठीक है रास्ता, कह रहा गलत है। अभी गलत है, कह रहा वो तो रेस्टोरेंट अब चेंज हो चुका है, वो तो कहीं और खुल गया। मैंने कहा यार ये तो मुझे पता नहीं था। कह रहा कहाँ खुल गया, कह रहा लाल गेट से नहीं मुड़ना था, काले गेट से आगे जाना था, वहां पर एक हरा गेट दिखेगा उसके सामने खुल गया वो रेस्टोरेंट। मैंने कहा अरे कब खुला ये, कह रहा एक 2-3 दिन ही हुए इनको चेंज हुए, रेस्टोरेंट को 2-3 दिन ही हुआ है चेंज हुए। मैंने कहा यार ये तो पता नहीं था, पिछली बार जब हम गए थे वहां तो लाल गेट के सामने था। हाँ वो तो ठीक था, लाल गेट है, वो 2-3 दिन से ये चेंज हो गया है, वो आगे जाकर काले गेट के आगे एक हरा गेट है उसके सामने खुल चुका। अरे यार ये तो गलत हो गया, जबकि मैं चाहता भी नहीं था इसको धोखा देना, इस बार रास्ता गलत बताना, ये तो मेरे से गलत हो गया। मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था, मैंने जानबूझकर नहीं गलत रास्ता बताया, मेरी इंटेंशन नहीं थी उसको गलत रास्ता बताना। ये गलत रास्ता जो बताया गया वो अनइंटेंशनली बताया गया, इंटेंशन थोड़ी ना थी, मैं बताना तो ना चाहता था, वो हो गया गलती से, मुझे खुद नहीं पता चला। मुझे लगा अभी भी वो रेस्टोरेंट वही है, पर बाद में मेरे दोस्त ने बताया कि वो रेस्टोरेंट वहां पर नहीं है, वो आगे जाकर कहीं खुल चुका है। तो यहां पर उसको अभी भी गलत रास्ता पता चला, उस पर्टिकुलर पर्सन को अभी भी गलत रास्ता मिला। अभी भी गलत रास्ता मिला, बट इस बार दोस्तों इंटेंशन नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, अनइंटेंशनली 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 गलत रास्ता मिल गया, अनइंटेंशन था। मैंने अपने दोस्त को बोला भाई मेरी इस बार इंटेंशन नहीं थी, मैं गलत रास्ता बताना नहीं चाह रहा था, मैं तो सही बता रहा था। अब मैं नहीं चाहता था वो गलत रास्ते पे जाए, पर अनइंटेंशनली ऐसा हो गया, मेरी इच्छा नहीं थी ऐसा उसको गलत बताने की, बट अनइंटेंशन था। अनइंटेंशन का मतलब है जब आप जानबूझकर नहीं करते, हो जाता है, गलती नहीं है, गलती नहीं है, जब आप जानबूझकर नहीं करते ये हो जाता है। और अनइंटेंशन कहते हैं जब ये हो जाता है और आपको लगता है कि आपका वो सही जवाब है, बट एक्चुअली में वो देखा जाए तो वो गलत है, और आपने कोई इसको धोखा देना का आपका पर्पस नहीं था, वो अनइंटेंशनली गलत चले गया, उसके पास जो गया वो गलत चले गया। अब वो भी गाली बक रहा होगा, पर उसको पता नहीं इस बार मैंने जानबूझकर नहीं करा, इस बार हो गया वो गलत रास्ता बता दे, पहले वहीं था अब वो चेंज हो गया, उसको पता चल जाएगा कि आगे 1-2 दिन पहले यहीं पर शिफ्ट था, वो अब आगे आकर शिफ्ट हो चुका है, वो उसको भी पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 सिचुएशन आती है। पहली सिचुएशन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हो जानबूझकर, आपने किसी को गलत रास्ता बताया जानबूझकर, आपका इंटेंशन था आपको गलत रास्ता बताना। और दूसरी वाली सिचुएशन में आप देखते हो तो वहां पर आपकी इंटेंशन थी नहीं, वहां पर अनइंटेंशनली वो गलत रास्ता हो गया। तो दोस्तों जब हमारा इंटेंशन होता है कि हम किसी को कोई चीज बता रहे हैं, कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई चीज, और वो रॉन्ग रिप्रेजेंट हो गई, पर हमारा इंटेंशन था रॉन्ग बताना, हमारा इंटेंशन क्या था, रॉन्ग बताना, मतलब रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हमने दी, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हमने दी, हमने जो रॉन्ग रिप्रेजेंट। अब देखो दोनों केस के अंदर रास्ता तो गलत है, बताओ दोनों ही केस के अंदर रास्ता तो गलत ही है, तो रिप्रेजेंटेशन इधर बिलोंग करता है उस रास्ते को, यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन बिलोंग करता है वो रास्ते को, और दोनों ही तरफ से रास्ता गलत है।
तो अब ऐसे केस के अंदर अब क्या करेंगे आप? ऐसे केस के अंदर देखो कि जो आपने रास्ता गलत बताया वो आपकी इंटेंशन क्या थी। आपकी इंटेंशन किसी को जानबूझकर गलत बताने की थी, या आपने जानबूझकर नहीं बताया, वो गलत हो गया। आपको लगता था कि ये सही है पर वो एक्चुअल में गलत निकला। अगर आपकी इंटेंशन किसी को जानबूझकर रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन देना होता है, अगर आपकी इंटेंशन किसी को जानबूझकर इंटेंशनली किसी को गलत रिप्रेजेंटेशन देना होता है, तो ऐसे चीज को कहा जाता है फ्रॉड। क्या कहा जाता है? फ्रॉड। ऐसे केस के अंदर इंटेंशनली आप रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उसको नाम दिया जाएगा फ्रॉड। अच्छा, और जब आप अनइंटेंशनली रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दे देते हो, आपका पर्पस नहीं था, आपको उसका पर्पस नहीं था कि रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, अनइंटेंशनली हो गया वो। अनइंटेंशनली को आप एक नाम से और जान सकते हो जिसका नाम है इनोसेंटली। इनोसेंटली आपने गलत रास्ता बता दिया। तो ऐसे केस के अंदर जब आप इनोसेंटली अनइंटेंशनली गलत रास्ता बताते हो उसको कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मिस रिप्रेजेंटेशन। लो जी, क्या आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि कब हम किस केस के अंदर कहेंगे कि आपने फ्रॉड किया है और कब हम किस केस के अंदर कहेंगे आपने मिस रिप्रेजेंट करा है? जब आप किसी को गलत रिप्रेजेंटेशन करते हो और आपका गलत रिप्रेजेंटेशन इंटेंशनली था, आपने जानबूझकर बताया, उसको गलत रिप्रेजेंट करा, तो फिर उस केस के अंदर आपने फ्रॉड किया है। आपने अगर गलत रिप्रेजेंटेशन कर दिया और वो जानबूझकर नहीं करा, अनइंटेंशनली हो गया, इनोसेंट थे आप, आपने जानबूझकर नहीं करा, आप इनोसेंट हो, तो ऐसे केस के अंदर उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। क्लियर हो गया? तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जब हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं और आपका पर्पस उसको धोखा देना नहीं था, आपका इंटेंशन उसको गलत रिप्रेजेंट करना नहीं था, वो हो गया, हो गया। इधर मिस्टेक वर्ड का यूज नहीं करते दोस्तों, क्योंकि नहीं तो फिर मिस्टेक बन जाएगा ना। मिस्टेक भी तो एक डिफरेंट चीज है, मैं आगे जाकर आपको डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिस्टेक एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। आगे जाकर जब मैं आपको मिस्टेक का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वहां पर डिफरेंस भी सिखाऊंगा कि मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। बट अभी के लिए समझिए कि जब आप किसी को गलत रिप्रेजेंट करते हैं और वो गलत रिप्रेजेंट इंटेंशनली कर रहे हैं तो वो फ्रॉड माना जाएगा, और इनोसेंटली वो गलत रिप्रेजेंट हो गया, आप इनोसेंट हो। अगर आपसे कोई कहे कि आपने किसी को गलत रास्ता बताया जानबूझकर, आप कहोगे नहीं यार, मेरे को तो लग रहा था कि वो रेस्टोरेंट वहां पर होगा, पर क्या करूं, चेंज हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था किसी को गलत रास्ता बताने का, वो गलत हो गया ऑटोमेटिकली। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। बताइए सर, बात समझ में आ गई आपको? एक मेजर डिफरेंस आपने यहां पर आज की क्लास में सीखा कि हाँ, एक्चुअली में मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के बीच में, फ्रॉड के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। जब आगे जाकर मैं आपको फ्रॉड की बातें बताऊंगा ना दोस्तों, जब आगे जाकर मैं आपको फ्रॉड के बारे में सिखाऊंगा ना, फ्रॉड के बारे में या आगे जाकर मिस्टेक के बारे में बताऊंगा चीजें, तो वहां पर आपको डिफरेंस भी सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको डिफरेंस क्या सिखाया? फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस सिखाया। आगे जाकर हम यही डिफरेंस मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में भी सीखेंगे। यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, यार मिस्टेक गलती से हुआ है ना, ये तो गलत रास्ता, गलती से, गलती मतलब मिस्टेक, तो डिफरेंस आपको वहां जाकर सीखेंगे मिस्टेक वाले कॉन्सेप्ट पे। आइए जरा पढ़ते हैं पहली लाइन। क्या मेरे एग्जांपल से आपको पहली लाइन समझ में आ गई? और ये एग्जांपल आप अपनी बुक में उतारेंगे, जगह मैं छोड़ दूंगा, मैंने आपसे पहले भी कहा। अब मैं पहले जगह नहीं छोड़ता क्योंकि मुझे पता नहीं होता, जैसे ये मैंने नोट्स बनाए, अब मुझे नहीं पता कि मैं किस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या एग्जांपल देने वाला हूं, वो तो क्लास के बीच में पढ़ते ही समझ में आता है, नोट्स भी, और पढ़ते ही एग्जांपल क्रिएट करता हूं। अभी यहाँ पर खड़े खड़े ये एग्जांपल क्रिएट करा था इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो अब मुझे पता चल गया इसके नीचे दो एग्जांपल है और इसके एक चार्ट है, तो पर्टिकुलर जगह में छोड़ दूंगा।
A misrepresentation when wrongly made either innocently और intentionally. देखिए मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर अब मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं आर रिप्रेजेंटेशन, देखिए रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, यहां पर ही मिस्टेक, इसको ठीक करेंगे। आर रिप्रेजेंटेशन व्हेन रॉन्गली मेड आइदर इनोसेंटली और अनइंटेंशनली, ये रिप्रेजेंटेशन वर्ड का यूज किया जाता है यहां पर ना मिस नहीं आएगा, रिप्रेजेंटेशन आएगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन। जब आप कोई रिप्रेजेंटेशन रॉन्गली कर देते हैं, क्या पढ़ेंगे, जब आप कोई रिप्रेजेंटेशन व्हेन रॉन्गली मेड, जब भी कोई रिप्रेजेंटेशन आप रॉन्ग तरीके से करते हैं, हो सकता है वो इनोसेंटली करा हो, आपने जानबूझकर ना करा हो सकता है आपने वो जानबूझकर करा हो। व्हेन इट इज अनइंटेंशनली या इनोसेंटली, जब आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो भी रिप्रेजेंट करो, रास्ता बताना, किसी को कोई बात कहना, है ना, जब भी आप कोई रिप्रेजेंट कर रहे हो इनोसेंटली या अनइंटेंशनली, तो ऐसे केस के अंदर जानबूझकर जब आप नहीं करते किसी को रिप्रेजेंट, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। एंड इवन मेड विथ इंटेंशनली, और जब आप जानबूझकर करते हो, इंटेंशनली मतलब विलफुल, विलफुल मतलब जानबूझकर किया जाने वाला, दोनों को इंटेंशनली बोलो या विलफुल बोलो, बात एक ही है, उसको हम फ्रॉड कहेंगे। और यही चार्ट आपके काम आया है सर यहां पर, यही बात मैंने यहां पर भी लिखी है कि जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रॉन्ग होता है। अगर रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन आप जानबूझकर कर रहे हैं, विलफुल कर रहे हैं, तो फ्रॉड है, और जानबूझकर नहीं कर रहे, इनोसेंटली कर रहे हैं, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। मिस रिप्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, उस डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको ये वाली बातें ध्यान समझनी जरूरी है। पहला, डेफिनेशन में ये 3 एसेंशियल एलिमेंट है जो आपको समझना है। देखो जब मैंने आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ाया था, वहां पर भी 3 एसेंशियल एलिमेंट पढ़ाए थे। रिलेशन होना चाहिए पार्टी के बीच में, विल को डोमिनेट करना होना चाहिए, और तीसरा मैंने आपको बताया था कि तीसरा पर्सन अपने उसका अनफेयर एडवांटेज ले। तो 3 एसेंशियल एलिमेंट थे यहां पर भी दोस्तों 3 एसेंशियल एलिमेंट है इसमें, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटीज एंड सब्जेक्ट मैटर। ऐसे केस के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा। आइए एक एक करके मैं पहले समझाता हूं कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या है। एक बार आप इस लाइन को पढ़िए, एक बार हम पढ़ते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन डिफाइन इन सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट एज, ये है डेफिनेशन ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों ये है डेफिनेशन ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, वो डेफिनेशन नहीं है, सेक्शन 18 के तहत ये डेफिनेशन है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच ऑफ फॉल्ट would continues constitute misrepresentation if the maker believes it is to be true, but which is not true, then information is false, जबकि वो ट्रू नहीं था। when there is a breach of duty by a person without any intention to deceive which bring an advantage to him, when a party caused even through done innocently the other party to the agreement make a mistake as a subject matter। एक भी लाइन समझ में नहीं आई होगी आपकी, मेरी गारंटी है ये। किसी को आई समझ में? एक भी लाइन अगर आपको समझ में आ गई हो तो पता था मुझे। और जब मैं आपको ये चैप्टर का एंड करवाऊंगा ना, जब ये चैप्टर की एंड हो रहा होगा, मतलब चैप्टर कह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट का जब एंड हो रहा होगा ना, मेरे सारे एग्जांपल खत्म हो जाएंगे, तब उस केस के अंदर मैं दोबारा पढ़ूंगा, और तब आपको एक एक लाइन ऐसे समझ में आएगी, कहेगा यार ये मेरे को अब समझ में आया अच्छे से। तो अब समझना कि क्लासेस में डिफरेंसेस क्या होता है, क्लास के अंदर क्लास लेने का क्या बेनिफिट होता है और क्लास ना लेने का क्या बेनिफिट होता है। अगर आप क्लास नहीं लेते तो ये लाइन नहीं समझ में आती, तो आप कहते ये पेपर में नहीं आएगा, चलो छोड़ देते। और ज्यादातर ऐसा भी होता था, हमारे साथ भी अभी भी ऐसा होता है। अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं और हमें नहीं क्लियर हो रही, ऐसा नहीं है कि यार मुझे हर चीज हर सब्जेक्ट में क्लियर ही हो। अगर कोई मैं चीज पढ़ रहा हूँ मुझे नहीं क्लियर हो रही, मुझे अंदर ही अंदर फील आ जाता है ये पेपर में नहीं आएगा, छोड़ दो इसको, ये नहीं आएगा पेपर में। और देखो ये लाइन अभी आपको पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगी, बट जैसे जैसे मेरे एग्जाम्पल कंप्लीट होंगे, वैसे वैसे जैसे ही मेरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ और मैंने कहा चलो आओ पढ़ते हैं अब मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन में, और तब मैं बिना पढ़े आपको बताऊंगा, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं।
बस 1 मिनट दीजिए। चलिए तो आइए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक चार्ट बनाना चाहूंगा मैं इसमें, एलिमेंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, तो इसके अंदर 3 बातें हैं। पहला स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, दूसरा आपके पास है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और तीसरा आपके पास है सब्जेक्ट मैटर। आइए तीनों एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। H1 एग्जाम्पल, H2 एंड H3। आइए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि अरे भाई तुझे पता है वो जो एबीसी लिमिटेड कंपनी थी ना, उसको टाटा कंपनी ने खरीद लिया। अब एबीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर इशू हो रहे हैं और टाटा कंपनी उसकी ऑनर हो गई। अब एबीसी लिमिटेड कंपनी जो है उसको एक्वायर कर लिया टाटा लिमिटेड ने। टाटा कंपनी इतनी नामी जानी कंपनी है, तो हर कोई टाटा कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, पर टाटा कंपनी के शेयर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करते हैं लोग कि टाटा कंपनी ने जिस कंपनी को एक्वायर करा उसको खरीद ले, उसके शेयर खरीद ले, क्योंकि वो भी एक तरीके की टाटा कंपनी के अंडर ही काम आ गई होगी। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक इंफॉर्मेशन दी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन डिलीवर करी। किसने डिलीवर करी? मिस्टर ए ने मिस्टर बी कि एबीसी लिमिटेड को टाटा लिमिटेड ने, टाटा ग्रुप ने खरीद लिया, ने एक्वायर कर लिया। एबीसी लिमिटेड ने टाटा ग्रुप को एक्वायर कर लिया। एबीसी लिमिटेड ने टाटा ग्रुप को एक्वायर कर लिया और बहुत जल्द एबीसी लिमिटेड के शेयर इशू होने वाले हैं। बहुत जल्द एबीसी लिमिटेड के शेयर इशू होने वाले हैं। अगर भाई खरीदना चाहो तो खरीद लेना, अगर खरीदना है तो खरीद लो। ऐसी इंफॉर्मेशन दी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। और अगर मैं बताऊं ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, मिस्टर ए ने इंटेंशनली ये इंफॉर्मेशन गलत दी, इंटेंशनली रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी।
इंटेंशनली रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी। ये इससे मजे ले रहा है, जैसे हमने मजे लिए थे उस भाई साहब से रास्ता वादा टाइम, ऐसे मिस्टर ए मजे ले रहा है मिस्टर बी से कि अरे टाटा कंपनी ने एबीसी लिमिटेड को खरीद लिया है और अब एबीसी लिमिटेड के शेयर होने वाले हैं, अब वो बन गई है टाटा कंपनी, एक तरीके की टाटा ग्रुप के अंदर आ गया है वो। तो देख लो, अगर किसी को शेयर खरीदना चाहो तो भाई खरीद लो। तो मिस्टर बी को खरीदने नहीं थे, तो मिस्टर बी ने सेम इंफॉर्मेशन पास कर दी मिस्टर सी के पास। सेम इंफॉर्मेशन सी को दे दी। सेम इंफॉर्मेशन जो बी से ली थी वो सी को डिलीवर कर दी, और सी ने ये सुना, अच्छा नहीं बताया। मैंने कहा हाँ यार मैंने भी सुना है ये, पता देखो बी ने सी को कहा कि अरे मैंने भी यही सुना है, ये टाटा कंपनी ने एबीसी लिमिटेड को खरीद लिया और अब एबीसी लिमिटेड के शेयर सुना, अब एबीसी लिमिटेड टाटा कंपनी के ग्रुप के अंदर आ चुकी है, मतलब भाई बहुत अच्छी कंपनी बनने वाली है ये भाई। अब आज इसके सस्ते शेयर मिल रहे हैं, खरीदना चाहो खरीद लो, बाद में महंगे हो जाएंगे और तुम्हें बहुत बेनिफिट देंगे। कह रहा है सही बताया यार, मिस्टर सी कह रहे सही बताया, मिस्टर बी कह रहा हाँ हाँ यार मैं सही कह रहा हूँ, मैंने ये भी सुना है, मैंने ये जो सुना है मैं सब बता रहा हूँ तुझे, फिर बाद में मत बोली पछतावा हो गया। बी ने खरीदा नहीं, सी ने खरीद लिए। अब सी ने शेयर परचेज कर लिए। सी ने शेयर परचेज कर लिए किसके, एबीसी लिमिटेड के। अब मुझे एक बात बताओ, ए ने तो बी के साथ फ्रॉड करा, क्योंकि ए चाहता था कि बी को गलत इंफॉर्मेशन दूं, ए ने बी को फ्रॉड करा, ए ने जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन बताई, और जब आप इंटेंशनली गलत इंफॉर्मेशन बताते हो तो वो फ्रॉड माना जाता है। पर बी को इस बात का पता नहीं था कि यार ये जो इंफॉर्मेशन ए दे रहा है वो गलत है, बी ने ये इंफॉर्मेशन आगे पास कर दी। तो मुझे बताओ, जब बी ने ये इंफॉर्मेशन दी, जानबूझकर दिया, अनइंटेंशनली हो गया, इनोसेंटली इंफॉर्मेशन दी, उसको क्या पता था, उसको लगा कि यार जो ए इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सही होगी, क्योंकि हर बार तो सही कहता था, इस बार उसने गलत दी थी, मुझे क्या पता। अब बी ने जो इंफॉर्मेशन सी को दी, क्या वो फ्रॉड माना जाएगा? नहीं सर, उसको नहीं पता था कि ये जो इंफॉर्मेशन ए द्वारा दी गई है वो गलत है, उसको लगा ए हर बार इंफॉर्मेशन सही देता है, इस बार भी सही होगी, उसने इस इंफॉर्मेशन को सच मानकर आगे डिलीवर कर दी। और बी ने वो जो इंफॉर्मेशन सी को दी, तो हम कहेंगे ये अनइंटेंशनली हो गया, गलत हो गई। देखो इंफॉर्मेशन तो रॉन्ग है, ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है या नहीं है? रॉन्ग है। क्या जो इंफॉर्मेशन बी ने सी को रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी, क्या वो इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली थी? यस सर, इनोसेंटली थी। अनइंटेंशन इनोसेंटली लिख लेते हैं, इनोसेंटली थी, मतलब जानबूझकर नहीं दी है गलत इंफॉर्मेशन। ये चाहता नहीं था कि जानबूझकर, ये तो इसका भला करना चाहता था कि यार एबीसी लिमिटेड को अगर टाटा कंपनी ने खरीद लिया है तो अच्छी बात है, आप इसके शेयर खरीद लो। अब सी लिमिटेड को बाद में पता चला टाटा एबीसी लिमिटेड पता नहीं कौन सी कंपनी है और किसी कोने में है या पता नहीं ऐसे बंदी हो चुकी है, बेचारा बर्बाद हो गया। ऐसे केस के अंदर दोस्तों, क्या अब सी बी पर केस कर देगा क्या? नहीं सर, वो जानबूझकर थोड़ा दे रहा है, उसने जानबूझकर धोखा थोड़ा दिया है, उसको आगे कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, उसने आगे आपको डिलीवर कर दी। अब उसको अगर पता होता ये इंफॉर्मेशन गलत है, वो आगे डिलीवर ही नहीं करता, वो नहीं चाहता था, वो इसकी इंटेंशन नहीं थी कि आपको धोखा देना, वो इनोसेंट है। जो भी इंफॉर्मेशन उसने रॉन्ग प्रोवाइड करी आपको, वो इन्फॉर्मेशन है, इनोसेंट है। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों मैं ये समझाना आपको चाह रहा था, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, जब हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं और वो गलत इंफॉर्मेशन होती है, और जो इंफॉर्मेशन हमने गलत दी है वो इनोसेंटली दी है, तो उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। क्या कहते हैं इसको? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अब दूसरा बंदा इस बात को सच मान गया, नहीं मान गया? सी पर्सन भी तो वो बात को सच मान गया। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है अनइंटेंशनली, जब भी कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन, जब भी कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जाती है अनइंटेंशनली या इनोसेंटली, तो उसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहा जाता है। उसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहा जाता है। तो आप बताओ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या है?
सर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब है जब भी कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को गलत इंफॉर्मेशन दे, पर वो अनइंटेंशनली गलत दे, इंटेंशन नहीं थी उसको गलत देना, पर वो अनइंटेंशनली गलत इंफॉर्मेशन दे गया, तो वो जो इंफॉर्मेशन दी रॉन्ग स्टेटमेंट अनइंटेंशनली, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। उसको हम दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहेंगे। बताइए सर, क्या आपको बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सर? पहला आपको मतलब समझ में आ गया स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को अगर एक लाइन में कहूं तो ये कहना आप, जब भी कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जाती है और वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली दी गई है, तो वो इंफॉर्मेशन जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहा जाएगा, क्योंकि दूसरा पर्सन उसको बिलीव कर रहा है कि ये सही इंफॉर्मेशन है। अब सी ने तो इसकी बातों को सच मान लिया ना कि यार जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सही है, जबकि एक्चुअली में वो सही नहीं थी, जबकि एक्चुअली में वो सही नहीं थी। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या है? वो इंफॉर्मेशन जो किसी पर्सन को दी जा रही है वो गलत है, गलत है, और वो अनइंटेंशनली दी गई है, गलत जानबूझकर नहीं दी गई है, इनोसेंटली गलत दे दी गई, और अगला पर्सन उसको ये मान रहा है कि वो सही है। सी ने तो सही मान लिया, उसको सच मान लिया, वो इंफॉर्मेशन जो दे रहा है बी वो सही होगी, पर एक्चुअली में वो गलत थी। तो यहां पर हम कहेंगे बी ने मिस रिप्रेजेंट करा, फ्रॉड नहीं करा। क्या कहेंगे हमने? बी ने मिस रिप्रेजेंट करा, फ्रॉड नहीं करा। तो यहां पर यह आ गया बी ने मिस रिप्रेजेंट करा है, फ्रॉड नहीं करा। उसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे कि बी ने सी के साथ फ्रॉड कर दिया। हाँ, ए ने बी के साथ फ्रॉड करा है, पर बी ने सी के साथ मिस रिप्रेजेंट कर दिया दोस्तों। अब आपको पढ़ाऊं जादू, एग्जाम्पल का जादू दिखाऊं आपको मैं? आओ एग्जाम्पल का जादू दिखाता हूं। मैं ऐसे लास्ट में पढ़ाता पर मैं भी पढ़ा देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे रहा है गलत इंफॉर्मेशन, और उसका इंटेंशन नहीं था, और दूसरा पर्सन उसको सच मान रहा है कि यार ये इंफॉर्मेशन जो बी ने दी है वो सही है, पर एक्चुअली में वो गलत थी। दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। आइए जरा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज फॉल्ट वुड कंस्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन। जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको कंस्टिट्यूट मतलब मान लेंगे, क्या मान लेंगे? मिसरिप्रेजेंटेशन मान लेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है रॉन्ग इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो भी दिया, फॉल्ट का मतलब गलत है ना, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो गलत है, और उस गलत इंफॉर्मेशन को हम मिस रिप्रेजेंटेशन मान लेंगे इफ द मेकर जिसने दी, सॉरी, इफ द मेकर जिसने दी वो इंफॉर्मेशन वो मान रहा है ये इंफॉर्मेशन सच है। किसने दी थी? बी ने। और बी ने क्या मानी इस इंफॉर्मेशन को? ये सच होगी, क्योंकि बी तो झूठ बोल रहा है, पर बी ने ये मान लिया कि इंफॉर्मेशन सही थी, और इसलिए फिर वो आगे डिलीवर कर दी, जबकि एक्चुअली में ये इंफॉर्मेशन गलत है, जबकि एक्चुअली में इंफॉर्मेशन गलत है। देख लो, इफ द मेकर जिसने इंफॉर्मेशन दी, बी ने सी को इंफॉर्मेशन दी, जब बी को इंफॉर्मेशन मिली तो उसने माना, बिलीव करा, इज टू बी ट्रू, वो सही थी, बट विच इज नॉट ट्रू द इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस्ड। जब एक्चुअली में उसने देखा कि जब सी को दिया तो उसको बाद में पता चला कि यार ये इंफॉर्मेशन तो सही नहीं थी। अब मुझे बताओ, क्या पहली लाइन आपको समझ में आई? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के मतलब, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब है इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है वो गलत इंफॉर्मेशन है, और वो गलत इंफॉर्मेशन को मिस रिप्रेजेंटेशन मान लिया जाएगा अगर जो इंफॉर्मेशन देने वाला है उसको लगता है ये इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूं आगे डिलीवर कर रहा हूं, बी को जो इंफॉर्मेशन मिली उसको लगा ये इंफॉर्मेशन सही है, और उसने वो आगे डिलीवर कर दी, और बाद में पता चला कि ये इंफॉर्मेशन सही नहीं थी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया है। आ गया ना? देखा? आओ जरा दूसरी बात कर लेते हैं।
चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हम समझेंगे ब्रीच ऑफ ड्यूटी पर। अगला एग्जांपल का जो हमारा एग्जांपल आएगा वो आएगा ब्रीच ऑफ ड्यूटी। एग्जांपल नंबर 2। तो दोस्तों मान लीजिए एक XYZ लिमिटेड कंपनी है। XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसने अपना प्रोस्पेक्टस इशू करा। अब ये सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखिए प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है और प्रोस्पेक्टस में कंपनी की डिटेल्स होती है कि कंपनी इन आने वाले सालों में कहां कहां कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, क्या क्या करना चाहती है, कंपनी के बाद जो पैसे है उसका क्या करेगी, वो कहां इन्वेस्ट करेगी, कहां पर कितनी एसेट्स खरीदेगी, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट्स क्या है, ये सारा डाटा प्रोस्पेक्टस में दिया जाता है। और आने वाले फ्यूचर के बारे में भी बताया जाता है कि कंपनी यहां पर पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। तो कंपनी ने XYZ कंपनी ने क्या करा, एक प्रोस्पेक्टस इशू करा और उस प्रोस्पेक्टस में ये बताया कि एक इंफॉर्मेशन दी अबाउट कंपनी इन्वेस्टमेंट, कंपनी की इन्वेस्टमेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी। इस प्रोस्पेक्टस में ये बताया था कि हम ना एक कंपनी, हमारी कंपनी ना इन फ्यूचर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने हमें एक प्रोजेक्ट दे रखा है, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हमारा कोई प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट के तहत हमारी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन में बताया कि XYZ लिमिटेड ने अपने, देखो प्रोस्पेक्टस इनकी साइट पे शो होता है, इनकी एक पूरी बुक आती है प्रोस्पेक्टस की जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल होती है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत सारी डिटेल होती है, कंपनी के बारे में सब कुछ पता होता है, कितने डायरेक्टर है कंपनी के, चलाने वाले कितने पर्सन है, सब कुछ बातें पता होती है इसके अंदर। और उसमें यह भी लिखा था कि कंपनी आने वाले टाइम में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, तो कंपनी को पैसों की जरूरत है, शेयर इशू कर रही है कंपनी अपने, और शेयर कहां पर लगाएगी, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट में, बिग इन्वेस्टमेंट में शेयर इन्वेस्ट करेगी। जो भी पैसा पब्लिक से आएगा शेयर के थ्रू, वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी उस पैसे से, शेयर के थ्रू शेयर इशू करेगी और शेयर इशू करने के बाद जो भी पैसा आएगा वहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी। और ये बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगाएंगे पैसा, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जब कंपनी पैसा लगाती है तो प्रॉफिटेबल ही रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी पैसा मारेगी नहीं भाई। भारत सरकार क्यों मारेगी, रोड बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, बड़ा हॉस्पिटल, वहां कंपनी ने पैसा लगाया तो प्रॉफिट मेकिंग होता है, वो चीज क्या होती है, प्रॉफिट मेकिंग होती है, गवर्नमेंट से सारी डीलिंग प्रॉफिट मेकिंग होती है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है। अब ठीक है, यहां पर ऐसी ऐसी बात हुई, जब दोस्तों प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था तो मान लेते हैं कंपनी के अंदर 60 डायरेक्टर है, मान लो कंपनी के अंदर 7 डायरेक्टर है, 7 में से 3 डायरेक्टर का अप्रूवल लिया गया इस इन्वेस्टमेंट के बारे में कि ऐसी इंफॉर्मेशन डाल दे प्रोस्पेक्टस के अंदर। 3 डायरेक्टर का अप्रूवल लिया, 3 डायरेक्टर का क्या लिया, अप्रूवल लिया कि यार ये इन्फॉर्मेशन डाल दे जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आगे वाले, इससे क्या होगा, हम शेयर इशू करेंगे तो बहुत सारी पब्लिक हमारे पास आएगी और ये अट्रैक्टिव वे में रहेगा कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर पैसा कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो 3 डायरेक्टर का अप्रूवल लिया और बाकी 4 का अप्रूवल नहीं लिया। 3 ने कहा हाँ डाल दो, बाकी 4 से पूछा नहीं और ये इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्ट में डाल दी और शेयर इशू कर दिए। अब शेयर इशू कर दिए, 4 डायरेक्टर को पता नहीं, ऐसा भी हुआ यहाँ पर कि इन्फॉर्मेशन डाल दी गई हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर, लोगों को पता चल गया हमारी इन्वेस्टमेंट के बारे में और शेयर इशू कर दिए गए। अब शेयर इशू करे तो जनरल पब्लिक थी, जनरल पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया भैया, उनको लगा यार ये क्या था, जितने भी इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या करा, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जितने भी इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या करा, पैसा इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी में। इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि हाँ हम लगा रहे हैं पैसा, आप अच्छे प्रोजेक्ट में काम करो, अच्छा रिटर्न आएगा। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, शेयर इशू कर, शेयर खरीद के इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्टर ने अपना पैसा देकर अपनी ड्यूटी तो पूरी करी या नहीं करी, करी सर।
इन्वेस्टर का काम क्या था? पैसा देना। अब कंपनी किस बेस पे पैसा ले रही थी कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। अब इंटरनली कंपनी के अंदर डिस्प्यूट हो गए, 4 डायरेक्टर कहने लगे कि यार हमें क्यों नहीं बताया तुमने ये बात, हमें क्यों नहीं बताया, हमारी कोई वैल्यू है या नहीं। जबकि इस प्रोस्पेक्टस में जो चीज डालनी चाहिए कंपनी के बारे में डिटेल जो पब्लिक को पता होनी चाहिए वो सभी डायरेक्टर के अप्रूवल के साथ होनी चाहिए। 3 का अप्रूवल मिल गया, मेजर अप्रूवल भी नहीं है। कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो गए और इस डिस्प्यूट से डिसीजन लिया गया कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। इन्वेस्टर का मुंह लटक गया बेचारों का। इन्वेस्टरों ने पैसा इन्वेस्ट करा ये सोच कर कि कंपनी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर पता चला कि यहां पर कंपनी के इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से कंपनी को बंद करा जा रहा है। इंटरनल डिस्प्यूट हो गए डायरेक्टर्स के बीच में और कंपनी को सर क्या करा जा रहा है? कंपनी को वाइंड अप करा जा रहा है। XYZ लिमिटेड वाइंडिंग अप। कंपनी को बंद किया जा रहा है। तो यहां पर इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से कंपनी को बंद करना है, ऐसा यहां पर ऑर्डर आया कंपनी की तरफ से कि हम बंद कर रहे हैं, पैसा वैसा उन्होंने रख लिया है। तो अब इन्वेस्टर ने अपनी ड्यूटी तो पूरी कर दी सर, करी नहीं करी? सभी इन्वेस्टर ने अपनी ड्यूटी, इनकी ड्यूटी क्या थी? पैसा देना। इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा, इनकी ड्यूटी थी पैसा देना, इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करी, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है सर। अब XYZ लिमिटेड की क्या ड्यूटी थी? XYZ लिमिटेड की ड्यूटी थी कि भाई वो इन्वेस्टमेंट करे अपने प्रोजेक्ट पे। तो XYZ लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, बड़े प्रोजेक्ट पे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने नहीं करा। तो जब उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करा तो ऐसे केस के अंदर हम कहेंगे कि XYZ लिमिटेड ने ब्रीच कर दी ड्यूटी को, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी तोड़ी, मतलब उनका जो ऑब्लिगेशन थी, कर्तव्य था कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने नहीं करी। जबकि एक पार्टी अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, पैसा लगा दिया ये सोचकर कि इन्वेस्टमेंट होगी और कंपनी यहां बंद करने की रेडी हो रही है। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों क्या होगा? हम कहेंगे यहां ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई। यहां डायरेक्टर की जगह ऑनर लिख लो, क्योंकि डायरेक्टर अगर जाएंगे तो नए डायरेक्टर आ जाएंगे, पर ऑनर जाएंगे तो कंपनी खत्म हो जाएगी, फिर कंपनी को बंद कर देते। ऑनर लिख दो। चलो अब मेरी बात समझो, क्या एज एन XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड कौन है? एक एंटिटी है। आपको पता है XYZ लिमिटेड कौन है दोस्तों? एक एंटिटी है। अब यहां पर ऑनर के डिसीजन से कंपनी तो बंद हो गई। अब ये सारे शेयर होल्डर किस पे केस करेंगे? कंपनी के ऊपर करेंगे ना केस। यहां कंपनी बंद कर दी गई भैया। अब XYZ लिमिटेड जो है कंपनी, उस पे ऊपर केस होगा कि यार तुमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी, तुमने हमारे को धोखा दिया है, ये फ्रॉड है। अब XYZ लिमिटेड अपने बिहाफ पर क्या कहेगी? वो कहेगी सर हमने क्या धोखा दिया, हम तो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे। अब इंटरनल ऑनर के इशू होने के कारण और ऑनर भाई नहीं मिल रहे तो कंपनी बंद कर रहे, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो एक एंटिटी हूं। XYZ लिमिटेड क्या एक पर्सन थोड़ी ना है, वो तो एक एंटिटी है। अब उसके ऊपर केस होगा तो वो क्या देगी? वो तो चाहेगी ना कि भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा मांगा तो इन्वेस्टमेंट करो। उसका इंटेंशन थोड़ा था फ्रॉड करने का। वो तो इंटरनल डिस्प्यूट होने की वजह से लोगों ने बंद कर दी। अब फ्रॉड लोगों ने दिया कि पैसा लेकर, उनका भी फ्रॉड नहीं था यार। मैं कह रहा हूं ऑनर का भी कोई फ्रॉड नहीं था भाई, यहां पर विदाउट अप्रूवल वर्क हुआ, इस वजह से डिस्प्यूट हो गई। ऐसा शुरुआत में नहीं था कि यहां पर पैसा आने के बाद डिस्प्यूट हो जाएगा, ये मानते हुए चलो, ये कोई फ्रॉड वाली कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको। ये मानते हुए चलो कि पैसा आता, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, इन्वेस्टमेंट करते भी सभी एग्री थे, पर यहां पर इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से कंपनी छोड़कर चले गए ओनर कुछ और कंपनी को बंद कर दिया गया। तो ऐसे केस के अंदर जब यहां पर एक पार्टी किसी भी ड्यूटी को ब्रीच करती है, एक पार्टी ने ब्रीच करा ड्यूटी, तो दूसरी पार्टी ये नहीं कहेगी कि इसने फ्रॉड करा है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, पर जो भी बेनिफिट इस पार्टी को हुआ है वो बेनिफिट वापस देगी भाई। ऐसा नहीं है कि पैसा रख लिया तो वापस नहीं दे रहे शेयर होल्डर का पैसा वापस देंगे, पर फ्रॉड का केस नहीं लगा सकते उस पर। भाई XYZ लिमिटेड कभी भी इसका इंटेंशन फ्रॉड करना नहीं था, उसका इंटेंशन फ्रॉड करना नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, उसका इंटेंशन ये था कि पैसा आएगा, लगाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और बांट देंगे, शेयर होल्डर को बांट देंगे, ये सब पर्पस था उनका। बट क्योंकि इंटरनल डिस्प्यूट कभी भी हो सकते हैं, किसी भी वक्त हो सकते हैं, तो यहां पर भी अगर कंपनी का डिसीजन रहा कि कंपनी को बंद कर देंगे। बट
ऐसे केस के अंदर जो पहली पार्टी है इन्वेस्टर, वो कंपनी के अंदर ऐसा केस नहीं करेगी कि कंपनी ने फ्रॉड करा, कंपनी की तरफ से ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, कंपनी की वजह से जो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी, इट इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। और जो भी बेनिफिट कंपनी को हुआ है, जो भी एडवांटेजेस कंपनी को हुआ है, वो एडवांटेजेस कंपनी वापसी लौटाएगी उसको। ठीक है, जितना आएगा उतना लौटाएगी। ये है दोस्तों ब्रीच ऑफ द ड्यूटी फ्रॉम वन पार्टी। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी, अगर कोई पार्टी, इसका हिंदी अनुवाद सुन लो क्या है, अगर कोई पार्टी अपनी ड्यूटी को ब्रीच करती है, तोड़ती है, ब्रीच मतलब होता है तोड़ना, और उसका इंटेंशन नहीं था उसको जानबूझकर तोड़ना कि पहले कॉन्ट्रैक्ट करूंगी फिर जानबूझकर तोड़ दूंगा, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट करने का, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये इंटेंशन नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये अपनी ड्यूटी पूरी करेगा और मैं तोड़ दूंगा अपनी ड्यूटी, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा नहीं था, अनइंटेंशनली वो ब्रीच हो गया, इनोसेंटली वो ब्रीच हो गया, तो ऐसे केस के अंदर वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी फ्रॉड नहीं कहा जाएगा, उसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट आता है। पढ़िए जरा सेकंड पॉइंट, व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, धोखा, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, किसको, विच ब्रिंग एन एडवांटेज टू हिम। जब कोई पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है और उसका इंटेंशन किसी को धोखा देना नहीं है, या उस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फायदा उठाना नहीं है, तो ऐसे में उसको भी मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे। क्या सिखा रहा हूं मैं, मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन ना। उसमें क्या बोला उसने, उसने बोला कि यार मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, मान लीजिए मैं आपको पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और मैंने आपसे कहा कि यार मैं आपको सारा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। अब मान लो पेपर तक मेरा एक चैप्टर छूट गया, बीच में मेडिकल इमरजेंसी की वजह से छूट गया। अब मेरा पर्पस आपको धोखा देना तो नहीं था ना, कुछ इमरजेंसी आ गई, इस वजह से मेरा एक चैप्टर छूट गया, तो आप मुझ पे फ्रॉड का केस नहीं लगा सकते। ये एक मिसरिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब मैं आपके साथ कर रहा था, मेरा पर्पस धोखा देना नहीं था, मेरा पर्पस आपसे फायदा उठाना नहीं था कि पैसे ले लूंगा और कोर्स नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं था। कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो चैप्टर नहीं हो पाया, तो एक मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एक मिसरिप्रेजेंटेशन यहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन में आया जब भी कोई पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, एक पार्टी ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी को पूरा करा और दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच को तोड़ देती है, मतलब पार्टी जो उसका ऑब्लिगेशन था वो ब्रीच कर देती है, ड्यूटी का नहीं कर पाती, तो रीजन ढूंढो, क्या इसने जानबूझकर ऐसा करा, क्या इसका यही पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट करने का कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो अगली पार्टी ड्यूटी पूरी कर दे, मैं नहीं करूंगा और तोड़ दूंगा, धोखा दे दूंगा, फायदा उठा लूंगा, तो फ्रॉड माना जाएगा। पर अगर ऐसा इसका नहीं था कोई पर्पस कि एक पार्टी अपना ब्रीच करती है, किसी ड्यूटी को नहीं पूरी कर पाती और उसका पर्पस ये नहीं था कि धोखा देना, अनइंटेंशन था, किसी को धोखा देना नहीं था या किसी से फायदा उठाना नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो फिर उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी को क्या माना जाएगा, उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी को सर अब मिसरिप्रेजेंटेशन मानेंगे। दो बातें पढ़ाई मैंने आपको। पहली बात मैंने आपको ये पढ़ाई कि जब कोई पर्सन किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे और वो इनोसेंटली गलत इंफॉर्मेशन दे और उसको जहां से वो इंफॉर्मेशन मिली उसको लगता है ये सही इंफॉर्मेशन है, बट एक्चुअल में वो इंफॉर्मेशन गलत थी, तो ऐसे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को या ऐसी इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन को मिसरिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा। अगर कोई पर्सन कोई ड्यूटी ब्रीच करता है और इसका इंटेंशन धोखा देना नहीं था या किसी का फायदा उठाना नहीं था, अनइंटेंशनली था, इनोसेंट है वो, तो ऐसे केस के अंदर उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी को भी मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। यहां पर दो पॉइंट आपको क्लियर हुए या नहीं, बताइए। बहुत डिटेल में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं ये डेफिनेशन की। चलिए, तो दो बातें आपको समझ में आ गई, पहली लाइन और दूसरी लाइन आपको समझ में आ गई। आइए तीसरी लाइन के बारे में समझते हैं। खत्म हो जाएगा उसके बाद डेफिनेशन सर आपकी। समय लगाते हैं दोस्तों, चीजों के लिए ना समय लगाते हैं, और जब हम किसी भी चीज को पढ़ने के लिए समय लगाते हैं वो लंबे टाइम तक रिटेन रहता है, लंबे समय तक। अब आपको दोनों बातें याद आ गई, पर अगर आपको मान लो एक्चुअली मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन एग्जाम में आई और आपसे पूछा गया कि मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन बताइए, तो कुछ बातें आपके दिमाग में याद आएगी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, सब्जेक्ट मैटर, ऐसे करके
उसके हिसाब से अपने आप बना सकते हैं, कहानी के तौर पे आप इंग्लिश लिख सकते हैं, बट एक्चुअल जो वर्ड आपको मिले सब्जेक्ट मैटर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तो वो सब चीजें आपके माइंड में सेट हो जाती है। अगला हमारा एग्जाम्पल है सब्जेक्ट मैटर को लेकर, तीसरा एग्जाम्पल, उसके बाद डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। अरे 55 मिनट हो गए क्या? दोगे? इतना टाइम लगा दिया क्या मैंने? क्या हो गया? थोड़ा स्पीड में आ जाओ जल्दी से। देखिए देखिए, मिस्टर ए को ना अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराना था, मिस्टर ए को अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना था। मिस्टर ए को अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना था, लाइफ इंश्योरेंस छोड़ो, मिस्टर ए को अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराना था। ठीक है, मान लो मिस्टर ए अभी 25 साल के, तो मान लो अगर आप 25 साल की उम्र तक या 26-27 साल की उम्र तक अगर आप इंश्योरेंस कराते ना, मेडिकल इंश्योरेंस, तो चेकअप नहीं होता, आपसे सिर्फ पूछते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मेजरली बीमारी तो नहीं है ना, ये सब पूछते हैं, क्योंकि इस उम्र में इतनी मेजर बीमारी होती नहीं है, एक रेयर केस होता है। ठीक है, इस उम्र में इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती, एक रेयर केस होता है। तो ऐसे केस के अंदर मिस्टर ए ने मेडिकल इंश्योरेंस कराना था, और मिस्टर ए को मेडिकल इंश्योरेंस कराना था, तो मेडिकल इंश्योरेंस वालों ने पूछा, मान लो मेडिकल इंश्योरेंस वालों को एक नाम ले लेता हूं, स्टार हेल्थ, मान लो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। इन इंश्योरेंस कंपनी ने इनको कॉल करा मिस्टर ए को, मिस्टर ए से पूछा आपकी एज कितनी है, उसने कहा भाई 25 साल है मेरी एज। मिस्टर ए से पूछा कि आपको कोई मेजर बीमारी तो नहीं है, आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि मतलब जिसका बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी भी बेनिफिट के लिए ही इंश्योरेंस कर रही है। आप झूठ बोल दो कि यार मेरे को कोई बीमारी नहीं है, फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख का इंश्योरेंस क्लेम वो दे दे, मेडिकल इंश्योरेंस दे दे, फिर आपको एकदम ही 1 महीने बाद कहते हो ये मुझे इतनी बड़ी बीमारी निकल गई, फिर 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी के लगेंगे, वो गलत है, वो फ्रॉड भी है। मान लो मिस्टर ए को मान लो कैंसर था, मिस्टर ए ने छुपाया, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए को छोटी उम्र में कैंसर हो गया, लेट सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें क्या हो सकता है रेयर केस है कि छोटी उम्र में कैंसर हो जाता है, आपको ही पता है छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है यार। मिस्टर ए को कैंसर था, मिस्टर ए ने बात छुपाई स्टार हेल्थ वालों से, इसने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया स्टार हेल्थ से, मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया 1 करोड़ रुपए का, श्याम एश्योर्ड 1 करोड़ का मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया। और इस उम्र में ना, इस पर्टिकुलर एज में आपका इंश्योरेंस लोगे तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, मतलब आपसे कोई मेडिकल चेकअप नहीं कराया जाएगा आपका, क्योंकि जहां तक है कि इस उम्र में मेडिकल चेकअप नहीं कराए जाते, और इस उम्र में ऐसा लगता है कि यार इस पर्टिकुलर एज में कोई बीमारी होती नहीं है, लगभग छोटी मोटी बीमारी तो चलो छोड़ो, कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। मिस्टर ए को ये बात पता थी, मिस्टर ए को पता है मुझे कैंसर है, और मिस्टर ने दिमाग लगाया, कह रहा है मेडिकल इंश्योरेंस करा लेता हूँ, इतना पैसा कहाँ लगाऊंगा मैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करूंगा। इसने मेडिकल इंश्योरेंस कराया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ का, और इनसे पूछा गया कि कोई बीमारी नहीं है, उसने कहा नहीं है कोई बीमारी, कह रहा आप सही सही कह रहे हो, मैंने कहा हाँ सही कह रहा हूँ। इसने छुपाई चीजों को, ठीक है ना, जान उसको पता था, इसकी जान उसको चीजें छुपाई है। अब 12 महीने होने वाले थे इंश्योरेंस को, 12 महीने से 1 महीने पहले 11वें महीने में इसने अपना इंश्योरेंस चेकअप कराया और बीमारी निकली और पता चला कैंसर है। इसने 1 करोड़ का इलाज करा लिया इंश्योरेंस कंपनी से, ये कहते हुए कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे कैंसर हो गया। ऐसे केस के अंदर दोस्तों जो मिस्टर ए ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ करा वो फ्रॉड था, इसने चीजें छुपाई इंटेंशनली, इसको पता था कि कैंसर है, चीजें छुपाई, तो ये फ्रॉड माना जाएगा, जबकि हम ये वाला नहीं पढ़ रहे अभी टॉपिक, है ना, ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जो चीज इंटेंशनली होती है फ्रॉड होता है, ये टॉपिक हमारा है अनइंटेंशनली। अब आज कहानी को सुनते हैं। मिस्टर ए ने मेडिकल इंश्योरेंस कराया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर ए से पूछा कोई बीमारी आपके पास, उसने कहा नहीं कोई बीमारी नहीं है, आप चेकअप करा लीजिए, मेरी तरफ से कोई बीमारी नहीं है। और इस उम्र में कोई कंपनी पूछती भी नहीं, अभी रिसेंटली मैंने भी इंश्योरेंस क्लेम कर लिया था, इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस, तो मेडिकल इंश्योरेंस लेना बड़ा बेनिफिट है, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में। अगर आप 10,000 20,000 भी कमा रहे हो ना,
मेडिकल क्लेम जरूर लीजिए, बहुत बेनिफिट होता है इसका। आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट होगा, आज नहीं होगा पर आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट होगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। कितना जाता है महीने का? सिर्फ महीने के 800 900 1000 रुपए जाते हैं। बट ये जरूरी है, अगर आपकी कमा रहे हो, आप अर्निंग करने वाले पर्सन हो, बहुत सारे ऐसे जने होंगे जो अर्निंग करने वाले पर्सन होंगे जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया होगा। दोस्तों लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज नहीं, आज से 20 साल बाद आपको बीमारी लगेगी। आप जिस स्टेट पे रह रहे हैं वहां पर इतना पोल्यूशन है, बीमारी पक्का लगेगी। और बीमारी के लिए पैसों की नीड है। मान लो आप पैसे की नीड, तो वहां पर जो आप पैसा भर रहे हो ना, 1800 900 हर महीने, ये सारा पैसा वहां काम आएगा। आप तो समझिए एक तरीके की सेविंग हो गई है। हर साल कराइए मेडिकल इंश्योरेंस, मेरी तरफ से पर्सनली आपको ये रिकमेंडेशन है। मिस्टर ए ने कहा मुझे कोई बीमारी नहीं है। इसने कहा ठीक है आपका इंश्योरेंस कर देते हैं, और इसको पता भी नहीं था इसको कोई बीमारी है। अब देखा कि यहां पर 8 मंथ होने के बाद पता चला मिस्टर ए के पास एक ही किडनी है और एक किडनी नहीं है। ये तो एक बड़ी बीमारी हो गई। 8 मंथ आफ्टर 8 महीने बाद ये पता चला कि मिस्टर ए के पास एक ही किडनी है, ओनली 1 किडनी। अब ये चाह रहा था कि मैं एक और किडनी लगाऊं, क्योंकि एक किडनी से इंसान आधा अधूरा है, वो भी एक तरीके का आधा अधूरा है, वो भाग नहीं पाएगा। बहुत सारी चीजें होती है किडनी के नुकसान, एक किडनी होने के नुकसान है, डबल किडनी होने के बेनिफिट्स है। इनबिल्ट था इसके, उसमें इनबिल्ट था। कोई लोग पैदा होते हैं, जब इसने पूछा अपनी मदर से कि यार मम्मी मेरे उसमें एक किडनी दिखा रहा है एक नहीं है, तो उसकी मम्मी ने बताया कि ये पहले से ही है, बचपन से तेरे पास एक किडनी है, ऐसे बताया। रेयर केस एक सुना रहा हूं मैं आपको बस। अब इसको नहीं पता था, ये बात इसकी मदर ने नहीं बताई थी। तो इंश्योरेंस हेल्थ वाली कंपनी के पास इन्होंने बोला कि यार आपने हमें बताया क्यों नहीं, आपके पास बचपन से ही एक किडनी है, आपने ये बात छुपाई क्यों, है ना? ये बात क्यों छुपाई आपने? क्योंकि एक किडनी है, वो भी फ्रॉम दी बोर्न, बचपन से ये किडनी है, तो ये बात आप मेडिकल इंश्योरेंस कराने से पहले बताते। ये तो आपने हमारे साथ फ्रॉड करा है। तो मिस्टर ए ने कहा सर मुझे खुद नहीं पता था, मैं कहां से बताता, पहले मैं को खुद नहीं पता था। मेरी मदर ने तो मुझे आज बताया है कि यह एक ही किडनी है मेरे पास बचपन से, मुझे नहीं पता था। और जब मैंने आपको बताया, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी मैंने सब सही दी है। अब ये मुझे खुद नहीं पता था, तो मैं इन्फॉर्मेशन क्या देता? मैं तो कहूंगा ना मेरे पे दोनों होगी, वहां पर लिखा होगा आपके पास कितनी किडनी, एक या दो, तो ऑब्वियस ही बात है सभी की बात होती है, मैंने भी 2 लिख दिया, मुझे नहीं पता था। तो यहां पर ये जो मैंने आपको दिया है इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये जो भी एज, कोई बीमारी है या नहीं है, कौन सी बीमारी है, इंश्योरेंस पहले कराया नहीं कराया, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, किडनी कितनी है, ये सब चीजें मैंने आपको दी है। मेरे हिसाब से जो आपने पूछा वो मैंने सही बताया। मतलब जो आपने पूछा दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। आपने क्या क्या पूछा? आपने कहा कोई बीमारी नहीं, आपने कहा आपने कहा कोई बीमारी, हमने कहा नहीं है। किडनी कितनी, हमने कहा 2 है। ब्लड ग्रुप बताया, मैंने वही बता दिया। सब कुछ जो चीज आपने पूछी मैंने बताई, सब कुछ सही है मेरी तरफ से, पर बाद में पता चला नहीं है, मेरे को भी नहीं पता था। तो ये जो मैंने डिलीवरी करी है, डिलीवर दिया है, ये अनइंटेंशन था भाई। मेरा इंटेंशन नहीं था कि एक इंश्योरेंस कराऊं, धोखा दूं आपको। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे पास एक ही किडनी है, मुझे खुद नहीं बताया गया था। मेरी मदर तो आज बता रही है, जब मैंने चेकअप कराया तो पता चला एक ही है। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों, जो ये सब्जेक्ट मैटर में बातें दी गई है, ए ने जो बात इसमें बताई, जो पूछा गया कंपनी द्वारा, वो जो ए ने बताया, वो उसमें एक बात जो हुई वो गलत हो गई। वहां 2 किडनी पूछी गई थी, 2 है, एक है, उसने 2 लिख दी। तो यहां पर मिस्टेकनली, गलती से गलत हुआ। मैंने कोई जानबूझ के थोड़ा ना करा। मिस्टर ए कह रहे मैंने कोई जानबूझ के थोड़ा ना करा, ये तो गलती से हो गया मेरे से। यहां पर गलती से, मिस्टेक वर्ड का यूज करा गया है इस पॉइंट पे। मिस्टेकनली आपने यहां पर गलती से ये बता दिया कि 2 किडनी है, जबकि आपकी एक ही थी, आपको भी नहीं पता था और आपने 2 बता दी। तो ऐसे केस के अंदर ये सब सब्जेक्ट मैटर में जो बातें लिखी है, इसको भी मिसरिप्रेजेंटेशन मान लिया जाएगा। भले ही आपने यहां पर आपने कोई धोखा देना आपका पर्पस तो नहीं था ना, यहां सब्जेक्ट मैटर भी मिसरिप्रेजेंटेशन मान लिया जाएगा। ये सब्जेक्ट मैटर भी मिसरिप्रेजेंटेशन मान लिया, क्योंकि इसके अंदर जो भी बातें लिखी गई है वो गलती से लिख दी गई है, गलत। मिस्टर ए कोई जानबूझकर नहीं करना चाह रहे थे। लो जी, अब इधर देखो, when a party caused even through done innocently the other party to agreement to make a mistake as to the subject matter। क्या मतलब? when a party caused even through done, जब कोई पार्टी
कोई एग्रीमेंट करती है दूसरी पार्टी से और जो सब्जेक्ट मैटर उस एग्रीमेंट के अंदर देती है वो गलती से गलत बता देती है, इनोसेंटली, इनोसेंटली वर्ड का यूज करा गया है दोस्तों। किस वर्ड का यूज करा है? इनोसेंटली वर्ड का यूज करा है। चलिए एक बार दोबारा बता रहा हूं, व्हेन अ पार्टी कॉज इवन थ्रू डन इनोसेंटली, जब कोई पार्टी दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट में आई और एक पार्टी ने जो भी बातें बताई वो गलती से गलत बता दी, इनोसेंटली, कोई धोखा देना नहीं था उसका, गलती से गलत बता दी, मिस्टेकनली कुछ बता दिया। आप मान लो किसी को अपनी बाइक बेचना चाहते हो और आपने बहुत कुछ, उसने पूछा आपसे सवाल, जो जो सवाल उसने पूछा वो सब्जेक्ट मैटर है, आपने उसको जवाब देते गए गलती से एक जवाब का गलत, आपने गलत जवाब दे दिया, पर आपका इंटेंशन उसको धोखा देना नहीं था, पर आपने उसने 10 सवाल पूछे, 10 में से 2 सवाल आपसे गलत हो गए, गलती से हो गया, मिस्टेकनली आपने जो जो पूछा उसमें से 2 सवाल गलत हो गए, और मेरा पर्पस धोखा देना नहीं था दोस्तों। तो जो भी एग्रीमेंट आपके बीच में हुआ है, तो जो सब्जेक्ट मैटर आपने दिया है, गलती से जो सवाल आपने गलत बता दिए, वो मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट आता है यहां पर, वो मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ठीक है, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉज, व्हेन अ पार्टी कॉज इवन थ्रू डन इनोसेंटली, जब भी कोई पार्टी कोई काम करती है इनोसेंटली, दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट में थी और उसने गलती से उस पार्टी ने सब्जेक्ट मैटर गलत बता दिया, गलती से उस पार्टी ने सब्जेक्ट मैटर गलत बता दी दोस्तों, तो हम उस केस के अंदर क्या कहेंगे? उस केस के अंदर दोस्तों हम कहेंगे वो जो गलती से उसने जो गलत बताया है वो एक मिस रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड नहीं। लो जी, ये पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया है। ठीक है, अगला, ये सारे एग्जांपल जो जो मैंने लिखवाया आपको वो यहां पर आप लिखवा देंगे। एंड यहां पर एक पॉइंट था यार, वो कहां गया वो पॉइंट? ये इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। इफेक्ट मैंने आपको बताया था, इफेक्ट का सेक्शन 19 होता है, और सेक्शन 19 में आप क्या बताते हो? आपके पास अधिकार है, अगर आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है आपके साथ और आपके मिस रिप्रेजेंट होने के बाद दूसरी पार्टी को फायदा हुआ है, जैसे कि शेयर वाले केस के अंदर बहुत सारी पब्लिक ने शेयर इन्वेस्ट कर दिया, कि सोचा कि कंपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, जबकि कंपनी बंद हो गई। तो अब आप एज एन शेयर होल्डर उस कंपनी पे केस करके ये कहोगे कि जो भी बेनिफिट आपको हुआ है वो हमें लौटाओ भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर रहे हैं, जो भी शेयर हमने आपके खरीदे वो कैंसिल करो और हमारा पैसा हमें लौटाओ। ये होता है सेक्शन 19 का इफेक्ट। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन आपको नहीं पढ़नी, उसको काट दीजिए, बाकी सब पढ़नी है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, इसको काट दो आप, ओरिजिनली ओरिजिन कंज्यूम, इसको काट दो। 3 एक्सेप्शन याद करो आप। 3 एक्सेप्शन क्या है? देखिए 3 एक्सेप्शन क्या है, सुनिए ध्यान से। तो मैंने ये कहा कि इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को, जब आपको लगता है कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट को उसी वक्त कैंसिल करो और जो भी बेनिफिट दूसरी पार्टी को हुआ है वो रिस्टोर कर लो। जैसे कि शेयर वाले केस के अंदर आपने शेयर खरीदे थे, कंपनी ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी, अपनी ब्रीच कर दी ड्यूटी का, तो जो भी शेयर आपने पैसा खरीदा था उस शेयर को कैंसिल करो और पैसा हमें वापसी लौटाओ। ये सेक्शन 19 का इफेक्ट है। बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब किसी किसी केस के अंदर आपको बेनिफिट वापस नहीं मिलेंगे। कहीं आप सोच रहे हो कि हर केस के अंदर आपको बेनिफिट वापस मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई पर्सन आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि पहले वाले केस के अंदर मानो कि ए ने बी को गलत इंफॉर्मेशन दी कि टाटा कंपनी ने इस कंपनी के को एक्वायर कर लिया, एबीसी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। बी को पता था ये इंफॉर्मेशन गलत है, बी को पता था ये इंफॉर्मेशन गलत है, और फिर भी उसने आगे वो इंफॉर्मेशन पास कर दी। बी को पता था कि वो इंफॉर्मेशन गलत है, फिर भी उसने आगे वो इंफॉर्मेशन पास कर दी। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों ये वाला कहां गया वो केस, क्या वाला केस? बी को नहीं पता था इनोसेंटली, बी को पता था कि यार ये जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है ये गलत कहीं ना कहीं लग रही है मुझे, और फिर भी उसने इग्नोर कर दिया और ये इंफॉर्मेशन आगे पास कर दी। तो फिर ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा, फिर नहीं माना जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन। सर आपको पता था ना कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो गलत है, फिर भी आपने मिसरिप्रेजेंटेशन को इग्नोरेंस दी। अगर आपको पता चल गया था कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो गलत दे रहा है, फिर भी आप उसकी मिसरिप्रेजेंटेशन को, उसकी चीज को इग्नोरेंस दे रहे हो, फिर नहीं माना जाएगा सर, फिर ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। पता था तो आपको आगे डिलीवर नहीं करना था या नहीं करना था उससे कॉन्ट्रैक्ट,
या उसको बोलना था तू फ्रॉड कर रहा है, पर आप ऐसा नहीं करते, फिर भी आप कर रहे हो उसके साथ, तो फिर वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा, एक्सेप्शन। इग्नोरेंस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन का। अवेयरनेस ऑफ बेनिफिट, अवेयरनेस फॉर बेनिफिट, अवेयरनेस। आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कार का, आप नई कार खरीदने गए किसी कंपनी की, मान लो टाटा कंपनी की नई कार खरीदने गए आप इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब आपने देखा कि जो नई कार है उसके ना एक बोनेट में, कार के आगे वाले साइड में कहीं पर डिफेक्ट है, आपने देख लिया वो डिफेक्ट। अब आपने क्या कहा, आपने कहा कि मैं इससे कार खरीद लेता हूं और मैं उससे पूछता हूं कि कोई डिफेक्ट तो नहीं हो, तो मना करेगा क्योंकि नई कार में कौन सा डिफेक्ट होता है। मेरे को पता चल गया कि वो डिफेक्ट वहां पर है। अब मैंने से दिमाग लगाया कि मैं से कार बाई कर लेता हूं और बाई करने के बाद इस पे केस करूंगा और ये बोलकर केस करूंगा कि नई कार के बाद मेरे को डिफेक्टिव कार दे दी और मैं उससे फिर पैसा खसोटूंगा। आपको पता चल गया था ये कार डिफेक्टिव है। वो कह रहा है कि भाई एक नई कार कोई पर्सन बेच रहा है, कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, टाटा कंपनी कोई कार मैन्युफैक्चर कर रही है और शोरूम पर आकर बेच रहे हैं, तो शोरूम वाले क्या कहेंगे, भाई नई कार है डिफेक्टिव कहां से होगी, तो मना करेगा। आप पूछ रहे हो कोई सर कार तो डिफेक्टिव तो नहीं है, वो कह रहा नहीं जी नहीं, कार कैसे डिफेक्टिव हो जाएगी, और आपको दिख गया वो डिफेक्टिव है। कई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल जाते हैं, आपको दिख गया वो डिफेक्टिव है, कार खरीदी, आपने कहा मैं केस करूंगा, मेरे को तो बेनिफिट है। आप अवेयर थे उस चीज से। अब वो पर्सन थोड़ा ना अवेयर था, वो तो कहेगा ही भाई नई कार है क्या डिफेक्टिव होगा, उसका तरफ से तो इनोसेंटली है। आपने खरीद लिया, बाद में कहा कि सर आपने मुझे डिफेक्टिव कार दी है। अब अवेयर थे, उसको पता था, उसको नहीं पता था कि ये कार डिफेक्टिव है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसके अंदर, आप अवेयर थे। तो आप अगर अवेयर थे तो आप उसमें केस नहीं कर सकते कि उसने फ्रॉड करा है या उससे कुछ बेनिफिट एक्वायर नहीं कर सकते। पता था ना आपको डिफेक्टिव, आप मत लेते, आपने फिर भी ली। भाई एक पर्सन शोरूम से कार आएगी तो नहीं आएगी ना, अब उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है तो उसमें शोरूम वाले की गलती है। हाँ आपके डिफेक्ट को हम ठीक कर देंगे, पर अब हमें केस नहीं कर सकते। आपको पहले से पता था ये डिफेक्टिव है, फिर भी आपने ये कार क्यों ली, आप मना कर देते उस टाइम पर और दूसरी कार ले लेते, आपको बेनिफिट हो रहा होगा कहीं ना कहीं उस चीज से, तभी ली होगी। इनोसेंट पार्टी, इनोसेंट पार्टी, देखिए आप इनोसेंट पार्टी पे केस करके ये नहीं कर सकते, अलग से डिमांड नहीं कर सकते, इनोसेंट पार्टी पे केस करके अलग से डिमांड नहीं कर सकते कि नहीं मुझे तो उसका बेनिफिट चाहिए, मुझे इसने मेरे को धोखा दिया, ऐसा नहीं। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस के अंदर इनोसेंट पार्टी जो होती है, जिसने जानबूझकर नहीं करा, गलती से हो गया, या इग्नोरेंस, सॉरी, इनोसेंट पार्टी का मतलब वो पार्टी जिसने कुछ इंफॉर्मेशन दी पर जानबूझकर गलत नहीं बताया, आप उस पर डायरेक्टली केस करके ये नहीं कह सकते इसने फ्रॉड करा है, ऐसा करा है, वो कर दिया मेरे साथ, धोखा दिया है मुझे, नहीं। हाँ कोई बेनिफिट अगर इनोसेंट पार्टी को कंज्यूम हो रहा है उस मिसरिप्रेजेंटेशन से, आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, पर उसको सजा नहीं हो सकती, राइट। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है आपके पास इसकी। मिसरिप्रेजेंटेशन आपको इग्नोरेंस कर दिया तो आप उस पर नहीं कर सकते केस। आपको पता था पहले से ही कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है, तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो फिर आपकी गलती मानी जाएगी, उसकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपको पता था आप नहीं कर रहे थे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन खत्म होता है। एंड ये आता भी नहीं है यहाँ पर सेक्शन 19। इंपॉर्टेंट तो है डेफिनेशन, पेपर में डेफिनेशन आती है और डेफिनेशन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 17 करेंगे ये, और उससे नेक्स्ट क्लास में मिस्टेक करेंगे। अभी 2 क्लास अभी और लगेगी इसमें, चैप्टर बड़ा है, बड़ा है। मैं तो सोच रहा था एक एक घंटे में 2-2 पॉइंट पढ़ा दूंगा, पर इतने डिटेल में जा रहा हूँ पढ़ा ही नहीं पा रहा। 2 पॉइंट तो दूर की बात, एक ही ढंग से खत्म नहीं हो पा रहा, मतलब उसके लिए भी 1 घंटा पार चले जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।